गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विंग्स ऑफ लर्निंग पर। आज हम DSSB का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हिंदी भाषा। DSSB में हिंदी भाषा में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आज हम अध्याय 2 वर्ण विचार एवं वर्तनी से शुरू करेंगे। अध्याय 1 अपठित गद्यांश है, जो कि हम सबसे अंत में करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। व्याकरण। वी प्लस आ प्लस करण का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थ समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। व्याकरण हम किसी भी भाषा को लिखकर या बोलचाल करके उस शास्त्र को समझते हैं और उसके शुद्ध रूप और उसको कैसे प्रयोग करना है, उसके नियमों को जानते हैं। मनुष्य अपने विचारों, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहते हैं। हम जब अपने विचारों और भावों को किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं, तो हम उस समय भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। ये याद रखेंगे कि वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है, जबकि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। यह देवनागरी लिपि की वर्णमाला है। आइए, हमने वर्णमाला बचपन से ही पढ़ी होगी, जब हमने हिंदी पढ़ना सीखा होगा। आ ई उ ए ओ औ री का खा ग घा अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड या अड़ा ढ ढ़ त थ द ध न पा फ ब भ म य र ल व श स स ह। नोट: अनुस्वार, अंग, विसर्ग आहा, द्विगुण व्यंजन अड़ा और ढा या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में अड़ा है और ढा है और उत्क्षिप्त व्यंजन है या। ठीक है। स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास मुख से कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलती हो, स्वर कहलाता है। जब हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और हमारी जो सांस है, हमारी श्वास है, मुख से जब निकल रही है, तो वो कंठ, तालु बिना किसी उसमें बाधा निकले तो वह स्वर कहलाती है। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर: आ ई उ री ए ओ औ। अनुस्वार में अंग और विसर्ग में आहा। व्यंजन: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से अबाध गति से नहीं निकलती हो, बल्कि उसमें अवरोध होता हो, उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर के ठीक विपरीत है। जब श्वास निकलने में बाधा उत्पन्न हो, चाहे वो कंठ में सटे चाहे तालु में, तो वो व्यंजन कहलाती है। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। यह जिस प्रकार बोली जाती है, उसी तरह ही लिखी जाती है। स्पर्श व्यंजन: जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ का कोई न कोई भाग
मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं और उसका कोई न कोई भाग जीभ से टच होता है तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। का से लेकर माँ तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है। का वर्ग, का वर्ग में है का, ख, ग, घा, अंगा। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कंठ व्यंजन है, हमारे कंठ में हमारी जीभ लग रही है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, यानी कि हमारे तालु में तालव्य व्यंजन। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अणा, अणा, ढा, मूर्धन्य व्यंजन। त वर्ग त, थ, द, ध, ना, हमारे दंतेय व्यंजन या दांत में लग रही है। पा वर्ग प, फ, बा, भा, मा, ओष्ठ्य व्यंजन है कि हमारे लिप पे लग रही है, ओठ पे लग रही है। अंतस्थ व्यंजन, ये वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में घुमड़कर बाहर निकलती है, यानी कि मुंह में ही वायु घूमकर बाहर निकलती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 हैं, जैसे या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 हैं, जैसे शा, सा, स, हा। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अड़ा, ढा, उत्क्षिप्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, वे वर्ण जो 2 व्यंजन के मेल से बने हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा जो है वो क और शा से मिलके बना है, त्रा ता और रा से मिलके बना है, ज्ञा जा और इया से मिलके बना है, श्रा है वो शा और रा से मिलके बना है। कंठे व्यंजन, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से तालु का स्पर्श होता है, उसे कंठे ध्वनियाँ कहते हैं। तालव्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन, तालु के मध्य भाग को मूर्धा कहते हैं। जीवा के निचले भाग के मूर्धा को स्पर्श करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। दंत्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, उन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं टॉपिक 2 पर, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। यह जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। यदि हमारा उच्चारण अशुद्ध है तो उसे लिखा भी अशुद्ध ही जाएगा। भाषा की सुंदरता उसके गठन और उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करती है। हिंदी भाषा में वर्तनी संबंधी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, कई बार हम गलत मात्राएं लगा देते हैं। अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ, विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अनाधिकार, अनाधिकार को असल में हम अ, न, धा पे छोटी की मात्रा, का पे बड़े आ की मात्रा और रा, अनाधिकार। आहार होता है। फिर तिथि, फिर सुक्ति। ऋतु को हम इस प्रकार लिखते हैं। फिर कौरव, कौरव में बड़े ओ की मात्रा आती है। अधीन में बड़ी की मात्रा आती है। क्रय को हम ऐसे लिखते हैं, कवित्री, कन्हैया, कर्तव्य पालन, ईश्वर, उद्धरण, गृहिणी, नारी, गरुड़, गोपनीय, गर्मियों, चिन्ह, क्षत्रिय,
शुदा, ज्योत्सना, तिलांजलि, दुरात्मगण, हनुमान। ये हमारे शुद्ध रूप हैं जिन्हें हम कई बार गलती से इन रूपों में लिख देते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ और भी उदाहरण है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। योद्धा। अब आइए हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं। अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे हालांकि, हालांकि में चंद्र बिंदु आता है। बाह, गांधी, गांव, चंचल, संन्यास, कंठ, व्यंजन। जबकि हम कई बार गलती से इन रूपों में भी लिख देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि चंद्र बिंदु कहाँ पर आएगा। हलंत संबंधी अशुद्धियाँ, अकस्मात, अकस्मात हलंत ऐसा होता है, किसी भी वर्ण के नीचे जब लगाया जाता है तो हलंत ऐसा दिखता है। अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है अचानक। भविष्यत, दृश्यमान, च्युत, पृथक। कई बार हम गलती से इन रूपों में लिख देते हैं और हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। संधि संबंधी अशुद्धियाँ, इति पूर्व, इतः पूर्व होता है, इसे हम ऐसे ही लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते हम इति पूर्व हैं। निरूपम, वांग्मय, पुशावली, उपयुक्त, अत्युक्ति, जगन्नाथ, विसर्ग, प्रायः, प्रायः हम ऐसे लिखते हैं। दुख ऐसे लिखते हैं हम। निस्वार्थ, प्रातःकाल, मनः स्थिति, निशुल्क। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, री, रा संबंधी अशुद्धियाँ। ऋतु, ऋतु हम ऐसे लिखते हैं। वृक्ष, श्रृंगार, श्रृगाल, गृहस्थी, उष्ण, आदृत, ऋषि। ए संबंधी अशुद्धियाँ। सेना, सेना, ऐश्वर्य, ऐनक। औ संबंधी अशुद्धियाँ। रोशनी हम ऐसे लिखते हैं। त्योहार, कई बार गलती से हम त्योहार में बड़े ओ की मात्रा लगाते हैं बस, लेकिन सही रूप है त्योहार। भौगोलिक, बौद्धिक, चुनाव, चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है। हौले, रा संबंधी अशुद्धियाँ। आशीर्वाद, आशीर्वाद हमें ऐसे लिखना होता है लेकिन कई बार हम गलती से ऐसे लिख देते हैं। कार्यक्रम, फिर आदर्श, नरमी। शा, सा संबंधी अशुद्धियाँ। दुशासन, प्रशंसा, प्रसाद, प्रसाद नहीं प्रसाद, कष्ट। अन्य अशुद्धियाँ। आकाश, अतएव, रक्षा। आज हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने वर्ण, विचार एवं वर्तनी किया। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हिंदी वर्णमाला पढ़ा जिसमें हमने सारे वर्णमाला पढ़े। वर्णों की संख्या 45 होती है उच्चारण के आधार पर, जबकि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं और हिंदी की लिपि देवनागरी है। उसके बाद हमने स्वर पढ़े, व्यंजन, व्यंजन के हमने सारे रूप पढ़े। फिर हमने वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ा जिसमें हमने उसके भी सारे रूपों को पढ़ा। ये हमारा चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ज़रूर देखें मेरी नेक्स्ट वीडियो को। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियोस भी ज़रूर देखी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।